नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज पुतिन आए हैं। जब तक आप ये शायद वीडियो देख रहे हैं तब तक आ चुके होंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि विम्सिकल होती है, रास्ते में कहीं फंस गए आदि आदि। बट क्योंकि मैं ये वीडियो लगभग 2-3 बजे के आसपास बना रही हूँ, तो इसी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे जो भारत के साथ वार्तालाप होगी और क्या क्या गलत हो सकता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सही क्या होगा वो तो सबको पता है, गलत क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत और रूस के रिश्ते थोड़े बहुत अगर ख़राब ना हुए तो मन मुटाव छोटा मोटा आ सकता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चैलेंज चुनौती के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो भारत यात्रा जो पुतिन की हो रही है लगभग 2021 के बाद हो रही है, तो अब कितना 4 साल के बाद हम देख रहे हैं पुतिन को भारत में। और बड़ी बात है ये, इसके पीछे के कुछ कारण भी हैं। देखो, लास्ट टाइम जब पुतिन आए थे ये 2021 में आए थे, और इस साल क्यों आ रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। 2021 में पुतिन का आखिरी विजिट हुआ था, ठीक है, तब से लेके आज तक। अब क्या है, 2025 है, 2025 4 दिसंबर। असल में इस बार जो ये विजिट हो रहा है ये 23वां एनुअल समिट है, 23rd एनुअल समिट है। वार्षिक सम्मेलन भारत और रूस के बीच लगातार होता आ रहा था हर साल, पर 2022 के बाद से 2022-2023 दोनों के बीच में कोई मिलन नहीं हुआ क्योंकि उस समय बहुत प्रेशर था। 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री इस समिट के लिए गए थे रूस, जब 22nd एनुअल समिट हुई थी। अब ये 23rd एनुअल समिट है जिसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए हैं। भारत में भले ही इनकी ट्रिप 30 घंटे की है, पर 30 घंटे में जो सरदर्द भारत को झेलना होगा वो 2 रीज़न भी है उसके, मैं बताती हूँ। तो 2025 में आए हैं क्योंकि इस बार 23वीं रूस भारत वार्षिक सम्मेलन, 23वां होगा ना, यहाँ पे वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, इस वजह से पहली चीज़। सेकंड, अगर हम बात करें, ये 4 दिसंबर से शुरू हो रही है, 2 दिवसीय यात्रा है। हालांकि इसको अगर हम घंटों में देखेंगे तो ये 30 आवर्स की यात्रा है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं किस चीज़ की? ये 25वीं वर्षगांठ जो 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, उसकी 25वीं वर्षगांठ है। और ये समझौता तभी साइन हुआ था 2000 में जब पुतिन सबसे पहली बार आए थे पावर में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनकी आइटिनरी क्या होगी वो तो मैं बताऊंगी। ये पहले देख लीजिए कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे थे, आईसीसी ने कहा है कि इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो इनको गिरफ्तार क्या भारत करेगा? नहीं करेगा। उसके पीछे भी वजह है, मैं बताती हूँ क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं, थोड़ी सी इनकी आइटिनरी जानते हैं। जैसे ही ये एयरपोर्ट से लैंड करेंगे, सबसे पहली बात ये जान लो, इनकी एक बहुत तगड़ी गाड़ी है जिसका नाम है ऑरिस सिनेट। ऑरिस सिनेट को रूस का रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। ये गाड़ी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और ये इतनी प्रोटेक्टेड गाड़ी है, इतनी सेफ गाड़ी है कि इसको आप भेद ही नहीं सकते। ये 2018 से पुतिन की स्टेट कार है, इसमें बैठ के आएंगे वो। हालांकि जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट वो देख लीजिए कि 7 PM पे डिनर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। सेम चीज़ जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ उनके देश में किया था जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे रूस। तो पहले डिनर होगा, इसके बाद कल 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 10 बजे सुबह पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे, जो कि 23वीं है इस बार। और एनुअल समिट लगातार भारत और रूस के बीच इससे पहले हो ही रही थी, 2 ही साल है जब ये दोनों इसके अंतर्गत नहीं मिले। 4 बजे शाम को पुतिन हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। 9 डील्स मानी जा रही है जो साइन होने वाली है। और 5 बजे पुतिन भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। और 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी होस्ट करेंगी। तो ये बड़ी बात है भाई, प्रेसिडेंट पुतिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर, सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक हैं।
और भारत की छवि धूमिल करने के लिए साथ ही साथ पुतिन के जान को भी खतरा है। इसीलिए ये जो 30 घंटे होंगे ये लगातार भारत का सरदर्द बना रहेगा कि जल्दी पुतिन जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और उसके दौरान भी बहुत सरदर्द है, सुरक्षा के अलावा भी बहुत सारे सरदर्द हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, ये ऑरिस सिनेट गाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए ऑरिस सिनेट, क्योंकि भारत आई है। और ये जो ऑरिस सिनेट गाड़ी है ये 2018 से पुतिन की स्टेट कार बनी हुई है। क्या क्या इसकी खूबियां, सबसे पहले तो आप पढ़ ही ले होंगे कि चारों पहिए इसके अगर पंचर हो जाए तब भी ये चल लेती है। इसकी गति बहुत तीव्र है, गति इसकी लगभग 249 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई भी काफ़ी है बेटा, 7 मीटर की लंबाई है। इसमें 6 सेंटीमीटर के मोटे ग्लासेस लगे हैं, जो कांच है ना 6 सेंटीमीटर के थिक हैं, जिसकी वजह से इसमें आप किसी भी प्रकार का हथियार का उपयोग करके इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ग्रेनेड से बचाई जा सकते हैं लोगों को, अंदर जो बैठे हुए हैं गोली से बचाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर रासायनिक हमला हो रहा है उससे भी लोग बच जाते हैं। अंदर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, फायर सप्रेशन सिस्टम है, तो बढ़िया है, आराम से सुरक्षित बैठ के जाएंगे। और इसको ऑरिस मोटर्स ने ही बनाया है, इसको रूसी रोल्स रॉयस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी रोल्स रॉयस के एक मॉडल से मिलती जुलती है, इस वजह से। ठीक है। और हाँ, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ स्टेट में प्रधानमंत्री रूस गए थे पुतिन जी से मिलने, तब इसी में बैठाया गया था उनको। चीन गए थे, माफ़ कीजिएगा, तब इसी से मिलने गए, इसी में बैठा के इनको ले गए थे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो 9 डील संभव है। अगर सब कुछ चंगा सी तो 9 डील्स हो सकती हैं। क्या क्या है वो डील? सबसे पहले तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में नए सेट खरीदना है। इसमें भी चैलेंज है, आगे बताएंगे। भारत सुकोई 57 फाइटर जेट के 2-3 स्क्वाड्रन ले सकता है। सुखोई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, सुखोई 57 की बात करें, ये 5वीं पीढ़ी का विमान है, 5वीं पीढ़ी का विमान है। और 2136 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। 18,500 किलोग्राम वजन है इसका, और 10,000 किलो पे वेपन लोड ले जा सकता है। तो सुखोई 57 की भी बात चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुखोई, ये जो 9 डील संभव है, इसमें कुछ ये डील है। रूस के पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात हो रही है। साथ ही साथ रूस से वोरोजनेज रेडार की भी डील हो रही है। दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री अभ्यास बढ़ाएंगी, स्पेशली जब से हिंद महासागर में अलग अलग देश, हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत महासागर में अलग अलग देश अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ने ही 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत की ढाल बन के खड़ा हुआ था रूस। तब से हम रूस के ऊपर, उससे पहले भी रूस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। भारत का रुपए कार्ड रूस में, और रूस का मीर कार्ड, ये याद रखिएगा, रूस का मीर कार्ड भारत में चलेगा। यूपीआई और रूस में पेमेंट सिस्टम एफपीएस में आपस में जोड़ा जा सकता है। तो जो सैंक्शंस लगाए गए हैं और डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, भारत एक तरह से डॉलरीकरण की तरफ इसी वजह से बढ़ रहा है। भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी के लिए नया समझौता हो सकता है। इसके अलावा विमान और समुद्री जहाज निर्माण में नई पार्टनरशिप भी बन सकती है। बहुत सारे और क्षेत्र हैं। भारत रूस व्यापार की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़ा है। भारत से रूस को एक्सपोर्ट कितना है, अगर हम रुपए में देखेंगे तो 41,000 करोड़, 41,000 करोड़। और रूस से भारत को एक्सपोर्ट क्या है? 5.51 लाख करोड़। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इन डील्स के अलावा, हथियार की बात करें तो भारत के टॉप 3 वेपन सप्लायर, भारत के जो टॉप शीर्ष 3 हथियार सप्लायर हैं, आपूर्ति करता है, उसमें रूस सबसे आगे है 36% तक। सेकंड फ्रांस है 33%, अमेरिका है 13%। हाल ही में हमने अमेरिका के साथ 7,000 लगभग 8,000 करोड़ की डील MH-60 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भी की है। 24 हेलीकॉप्टर हम खरीदेंगे जो हम नेवी को देंगे। इसके बारे में भी मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है। जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं और करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, यूपीपीएससी के चैनल में भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि तेल की पर यहाँ पे खपत भारत की तरफ से कम होने वाली, क्योंकि 50% का टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया गया है ट्रंप की तरफ से, इसकी वजह से भारत को धीरे धीरे ऑयल इंपोर्ट्स घटाना होगा। स्पेशली जब 84%, 84% हम अपने तेल के आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, मुख्य रूप से रूस और ईरान पे थे। ईरान पे तो बहुत कम हो गए, और वॉर के बाद हमने
जब से युद्ध होना शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से हमने रूस के ऊपर निर्भरता बढ़ा ली थी। पर क्योंकि 50% का टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर, तो भारत चाह रहा है कि इससे ज़्यादा ना बढ़े। इसी वजह से धीरे धीरे अब रूस के ऊपर अपनी निर्भरता तेल में कम कर रहा है। ठीक है, पीक हो गया था ये 2022-23 में। 2022-23 से लेके अगर आप कंपेयर करेंगे 2021 में, 2021 में बस 2% था बेटा। अब लगभग ये बढ़ते बढ़ते कितना 40 पहुंचने लगा था, 35, यहाँ 34% हो गया था, यहाँ 35% हो गया था। अब धीरे धीरे 2025-26 में देखिए खपत हमने कम करनी शुरू कर दी। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण टैरिफ ही है। और भारत ने अचानक से इतना बड़ा जंप इसलिए मारा था क्योंकि अन्य देश नहीं ले रहे थे और भारत इनसे तेल खरीद के, कच्चा तेल खरीद के उसे रिफाइन करके अन्य देशों को बेचता था। तो इससे जो तेल की आपूर्ति है पूरे विश्व में, उसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई अगर भारत नहीं रिफाइन करता तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा S-500 के बारे में भी चर्चा हो रही है। ये 500 S-500 डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 है, S-500 ये 500 से 600 किलोमीटर दूरी तक विमान मिसाइल गिरा सकता है। तो ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकेगा, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत को फायदा हुआ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से, ये इसमें आगे भी हमें हो सकता है। बहुत चीज़ें हैं, आप देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो ICC पीछे पड़ा हुआ है पुतिन के, कि भाई इन्होंने वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और मानवीयता के खिलाफ अपराध और क्राइम्स, वॉर क्राइम्स यानी पे युद्ध अपराध जो यूक्रेन में किया है, इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। तो पुतिन जाते नहीं है जल्दी कहीं, भारत आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब हालांकि आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि भारत ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत ICC का भाग नहीं है, उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमसे इसका कोई मतलब नहीं है, पुतिन यहाँ आ सकते हैं। और ICC के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। देखो ध्यान से समझो, इसका निर्माण एक स्टैच्यूट के तहत हुआ था जिसको रोम स्टैच्यूट कहते हैं, जिसने इसका निर्माण किया था। 1998 में ये स्टैच्यूट साइन होने के लिए खुला और ICC का कार्य शुरू हुआ 2003 से। इसमें आग भी देखें तो 125 सदस्य हैं। हालांकि ये हमें ध्यान रखना है, अगर ICC ने किसी ऐसे कंट्री के खिलाफ वारंट जारी किया है जो उसका सदस्य नहीं है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए रूस के खिलाफ, रूस इसका सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य होता, तो भारत के ऊपर एक प्रतिबद्धता आ जाती स्टैच्यूट के तहत कि आपको इनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। पर क्योंकि भारत सदस्य नहीं है, इस वजह से भारत के ऊपर कोई प्रतिबद्धता नहीं है। भारत के अलावा US भी इसका सदस्य नहीं है, रूस भी नहीं है, इजराइल भी इसका सदस्य नहीं है, चीन भी इसका सदस्य नहीं है, भारत तो है ही नहीं, भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किया है। तो इतने सारे देश इसके सदस्य नहीं है, तो ICC के जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हालांकि क्या क्या दृष्टिकोण है जो हमें ध्यान केंद्रित करता है, हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित करता है, यात्रा के दृष्टिकोण से, यानी विजिट का जो ऑप्टिक्स है, ये पूरे विश्व में किस तरह से छवि बना रहा है, ऑप्टिक्स उसको कहते हैं। तेल आयात, व्यापार और निवेश, रक्षा समझौते, परमाणु सहयोग, श्रमिक गतिशीलता, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो अभी हाल ही में एक संपादकीय वो हुआ था, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहाँ पे फ्रांस, जर्मन, UK इनके हेड्स ने एक एडिटोरियल, इंडियन एडिटोरियल में रूस के प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसी चीज़ें कही थी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। और कहा गया था कि ये जो शांति समझौता है यूक्रेन के साथ, उसको ये लंबे समय तक डिले कर रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था नॉट एक्सेप्टेबल। हालांकि हमने कभी भी इसके खिलाफ एक फॉर्मल या फिर औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी। क्यों? उसका भी रीज़न है। पहली चीज़ तो जैसे ये हुआ, तुरंत रूसी राजदूत डेनिस आलिपोव ने एक प्रतिवाद लिखा। तो भारतीय ओपिनियन के लिए जो लड़ाई हो रही है कि भारतीय जनमत हमारे साथ होना चाहिए, उसके खिलाफ लगातार दोनों ही साइड्स लड़ रही हैं। इंडियन ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिक्कत यह है कि यूरोपियन लीडर्स बहुत सारे भारत आने वाले हैं। जनवरी में ही अगर आप देखेंगे तो जर्मन के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज, यूरोपीय संघ के नेता लियन और एंटोनियो कोस्टा ये आएंगे रिपब्लिक डे पे। तो हम हार्शली नहीं बोल सकते,
साथ ही साथ मुक्त व्यापार समझौता भी, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ करना चाह रहा है, इस वजह से हम बहुत इसमें तीव्र और हार्श भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तेल की बात करें तो तेल मैंने आपको बताया कि खपत धीरे धीरे कम होने लगी है। वॉर से पहले ये लगभग कितनी थी, 2% थी, अब 40% के करीब पहुंचने लगी, पर फिर से हमें आपूर्ति में कमी लानी पड़ रही है इधर से। और द्विपक्षीय व्यापार, क्योंकि 10 अरब डॉलर था बहुत पहले, अब ये बढ़ के 68.7 अरब डॉलर हो गया है, मुख्य रूप से तेल की वजह से था। अब तेल की खपत अगर हम कम करने लगेंगे, इंपोर्ट हम कम करने लगेंगे, तो क्या होगा, हमें बाकी सारे विविध क्षेत्रों में इनके साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 100 बिलियन डॉलर का, 100 अरब डॉलर का ये जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। और अगर तेल ही उसमें कम हो जाएगा तो ये प्राप्ति की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से दृष्टिकोण रूस का भारत के प्रति खराब हो सकता है। दिस कैन गो रॉन्ग बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापार विविधीकरण, जैसे मैंने बताया, अगर तेल को घटाना है तो कहीं ना कहीं तो हम और उत्पाद बेच सकते हैं, जैसे कृषि उत्पाद, दोनों देश कैसे बायलैटरल ट्रेड करेंगे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, वस्त्र, इसके अलावा मशीनरी, ये सारी चीजें। व्यापार को सुगम बनाने के लिए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच में हम शुरू कर रहे हैं, उसको थोड़ा तीव्रता देनी पड़ेगी। और भारतीय निर्यातक के ऊपर पहले से जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 50% का, इसकी वजह से हम झेल रहे हैं, तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, ये भी टाइट रोप है। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के बीच प्रस्तावित FTA को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें रूस भी शामिल है। इसके अलावा श्रमिक गतिशीलता भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगभग 3.1 मिलियन नौकरियों की कमी होने वाली है इस दशक के अंत तक। तो भारत के पास स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर दोनों ज़्यादा है, तो भारत इसकी आपूर्ति कर सकता है रूस को। तो एक अग्रीमेंट रूस के साथ यहाँ साइन हो सकता है, जिसमें निर्माण, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रक्षा सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करें। हाल ही में ब्रह्मोस का जो वेरिएंट है हाइपरसोनिक वाला, वो भी विचाराधीन है। तो ब्रह्मोस 2 की अगर हम बात करें, ये हाइपरसोनिक निकलेगा, यानी कि ये क्रूज मिसाइल ही है। हाइपरसोनिक यानी कि लगभग 8 माख इसकी गति होनी है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें, किस रेंज तक जा सकती है, 600 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर के मध्य ये जा सकती है। और ये वेरिएंट अगर भारत में मैन्युफैक्चर हो तो भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी की जो ब्रह्मोस है, जो सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है, 2.8 से 3 मार्क है उसका, हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और हमने फिलीपींस को भी बेचा है, वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होके गई है। दूसरा, वियतनाम अभी भी लाइन में है लेने के लिए, और इंडोनेशिया भी लाइन में है। दोनों के साथ हमारी डील्स चल रही है, और ये डील्स बहुत हाई हैं, लगभग दोनों के साथ $700 मिलियन की डील है। तो अगर हमारे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी इस वेरिएंट की, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा आगे चांसेस हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो भारत को पहले प्रतिबंधों से पहले छूट मिली थी, क्योंकि S-400 हमने जब इनसे खरीदा था तो हमारे ऊपर काटसा का डर बना था। काटसा क्या है बेटा? काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट, काटसा जो है बच्चे, ये क्या कहता है कि कोई भी देश, मानो जैसे कि रूस हो गया, ईरान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, ये सारे अमेरिका के एग्जिस्टेंशियल एनिमी हैं, यानी चाहते ही नहीं कि अमेरिका रहे। तो इनके साथ अगर कोई भी अन्य देश व्यापार करता है या किसी भी अन्य प्रकार का रणनीतिक, सामरिक कोई भी साझाकरण करता है, तो उसके ऊपर भी अमेरिका सैंक्शन इस एक्ट के तहत लगा सकता है। पहले हमें छूट मिल गई थी, अब हमको छूट नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय ही आया था और ईरान वगैरह को छूट नहीं। तुर्की के साथ ईरान ने जब संबंध, माफ़ कीजिएगा, तुर्की ने जब चीन के साथ संबंध बनाए, चीन ने जब ईरान के साथ संबंध बनाए, उनको कोई भी इसमें सैंक्शन में छूट नहीं मिली, हमें मिली थी। हालांकि भारत अभी इस समय छूट पाने के कगार पे नहीं है, क्योंकि 50% का टैरिफ ऑलरेडी हम पे लग चुका है। तो अगर हमने डील साइन की तो कैसे हम मैनेज करेंगे इसको? लड़ाकू विमान, मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य हार्डवेयर की खरीदारी की डील होनी है,
तो अगर हम इनके साथ खरीदते हैं तो कहीं हमारे ऊपर काटसा ना लग जाए। एक हमने हाल ही में लॉजिस्टिक समझौता साइन किया है, पुतिन के आने से पहले ही इसको रेटिफाई कर दिया गया था, रिलोस नाम का। ये चाहता है कि दोनों देशों को एक दूसरे के देश में बुनियादी ढांचे का सपोर्ट मिले। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप, जहाज आदि जाता है, उससे रिपेयर की ज़रूरत है, डॉकिंग की ज़रूरत है, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत को अगर कल के दिन चीन और पाकिस्तान को हैंडल करना है तो रूस की सहायता चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा परमाणु सहयोग की बात करें तो परमाणु तकनीक सहयोग काटसा के जांच के दायरे में आती है। परमाणु क्षेत्र में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम चाह रहे हैं कि 2043 तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास सशक्त रहे, और इसी के लिए हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहे हैं। इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये संयंत्र छोटे होते हैं और परमाणु ऊर्जा में मदद करते हैं, परमाणु ऊर्जा संचालन में मदद करते हैं। भारत चाहता है 5 भारत स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए, जिसके लिए भारत ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आवंटन भी दिया है। अब भारत ये भी चाहता है कि एटॉमिक एनर्जी बिल शीतकालीन सत्र में पास कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर, जो निजी क्षेत्र है, और एफडीआई दोनों को बढ़ाया जा सके। और ये संशोधन कर रहा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का जो अधिनियम था, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को रिप्लेस करेगा, जो कि एफडीआई में भी आपूर्ति नहीं करता था और निजी क्षेत्र को भी नहीं आने देता था। अब निजी क्षेत्र अगर आएगा तो बाहर से भी एफडीआई हम लाने की कोशिश करेंगे, और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ऑलरेडी चाह रहे हैं कि हमारी वहाँ पैठ बने। हालांकि हमने इनके साथ क्या बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, रूस के साथ हमने काफ़ी समन्वय किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम इनके साथ ही आगे बढ़ें। ये हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं। साथ ही साथ सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को भी 2010 का ये अधिनियम है, इसमें भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा ये कहता है कि कोई भी उपकरण अगर किसी सप्लायर से आया है, उसमें से लीकेज हो रहा है या ख़राब है, जिसकी वजह से उस सप्लायर को हम कोर्ट में घसीट सकते हैं, ये अमेंड करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी देश यहाँ पे निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा ही, हमारे न्यूक्लियर क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु ऊर्जा के लिए बड़े प्रोत्साहन की भी घोषणा की है, और अन्य देश रूस के सहित फ्रांस, यूरोपीय संघ के अलग अलग सदस्य, वो भी चाह रहे हैं बिडिंग करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती यही है कि किस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारी डील चलती रहे, हम उन्हें परेशान ना करें, और हम अपने आप को भी नॉन मल्टी अलाइंड रखें। हमें अपने आप को नॉन अलाइनमेंट नहीं, अब हम बोलते हैं हम अलूफ नहीं हैं, हम सबके साथ चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है भारत के लिए। चैलेंज कैसे पूरा होगा देखा जाएगा। प्रश्न देखते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है भले ही देश सदस्य उनका ना हो, यदि मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया है। अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। मुझे उन बच्चों का नाम लेना है जिन्होंने लास्ट टाइम सही आंसर दिया है। रुकेंगे बच्चों, मैं उन बच्चों का नाम ले लेती हूँ जिन्होंने लास्ट टाइम सही आंसर दिया था मेरे क्लास में। तो जिन बच्चों ने लास्ट टाइम सही आंसर दिया था, बिंदु, ज्योति, आवेश, डॉली, ओके डॉली, मिथुन, थैंक यू सो मच मिथुन, एन कुशवाहा, प्रखर और आरती ने। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नाम ले सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।